नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, केरल अब एक और ऐसी उपलब्धि की तरफ बढ़ गया है, बल्कि उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसकी घोषणा 1 नवंबर को होनी है। और वो अद्भुत है। अद्भुत इस सेंस में है कि हम सब जानते हैं कि भारत गरीबी से लबालब भरा हुआ मुल्क है। हर तरफ गरीबी 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 ही दिखती है। और ऐसे में कोई राज्य अगर ये घोषणा करने वाला हो कि उसने चरम गरीबी से मुक्ति पा ली है, तो ये एक बड़ी खुशी की भी बात है, राहत की भी बात है। और ये भी साबित करता है कि अगर कोई राज्य ठान ले, कोई राज्य चाह ले, तो वो गरीबी से मुक्ति भी पा सकता है। केरल हम सब जानते हैं कि तमाम मामलों में पूरे देश में अग्रणी राज्य है। साक्षरता दर देश में सबसे अधिक है, लगभग सबसे अधिक है। और बहुत जल्दी वो पूर्ण साक्षर राज्य भी बनने वाला है। दूसरे जो मानव विकास के सूचकांक हैं, वो भी, उन पर भी केरल अग्रणी आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उपलब्धि है, ये केरल की उपलब्धि देश के अंदर तो है ही। केरल अब एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र भी बन गया है जो दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में भी एक मिसाल कायम करता है। मसलन चीन भी चरम गरीबी से मुक्त हुआ है, और ये केरल ने जो हासिल किया वो चीन की उपलब्धि के बराबर है, अमेरिका की उपलब्धि के बराबर है, क्यूबा की उपलब्धि के बराबर है। तो देश में एक राज्य ऐसा है जिसने बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी गरीबी, अपनी विपन्नता, अपनी अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर किया है और एक मिसाल कायम की है। तो 1 नवंबर को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ये घोषणा करेंगे कि केरल अब चरम गरीबी से मुक्त राज्य हो गया है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुजरात, जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं और जिसे विकसित राज्य कहा जाता है, वहाँ भी इससे बुरी स्थिति है। वहाँ पर अभी भी 11% से ज़्यादा आबादी चरम गरीबी के नीचे है। विकसित तो हुआ है वो प्रदेश, लेकिन असमानता देश भर में जितने भी राज्य हैं, उनमें से जो टॉप 10 स्टेट्स होंगे, उनमें से एक गुजरात भी है। तो गुजरात इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया। गुजरात में साक्षरता दर भी कम है। और हम यूपी बिहार की तो बात ही ना करें, उनकी हालत तो और भी दयनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 20-22% चरम गरीबी है, और ऐसी ही कमोबेश हालत बिहार की भी है। तो सबक क्या है? सबक बहुत सारे हैं। सबक ये है, अगर हम उत्तर पट्टी से इसकी तुलना करना चाहें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को सामने रखकर केरल के आईने में उनको देखने की कोशिश करें, तो पहला सबक तो ये है कि वो जो घटिया राजनीति इस पूरी पट्टी पे चलती है, सांप्रदायिक राजनीति, जातिवादी राजनीति, उससे उसे मुक्ति पानी पड़ेगी। जब तक वो इस राजनीति में हिंदू मुसलमान और दलित ब्राह्मण की राजनीति में उलझा रहेगा, तब तक उसका फोकस जो इस पट्टी की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। केरल में भी निश्चित रूप से सांप्रदायिकता है, लेकिन उत्तर पट्टी जैसी नहीं है कि जब देखो दंगे ही होते रहते हैं। वहाँ योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, मोहन यादव या पुष्कर सिंह धामी जैसे नेता नहीं हैं जो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिनसे सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता आने ही न पाए। वहाँ कोई मंदिर मस्जिद वाले आंदोलन नहीं चलते। वहाँ चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही हो,
और चाहे लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती रही हो, दोनों सरकारों ने बावजूद कि एक हल्के स्तर पर कुछ इलाकों में सांप्रदायिकता रही है, लेकिन उन्होंने अपना फोकस राज्य की जनता के विकास पर लगाया है। इसीलिए जो तमिलनाडु की जो जीडीपी है उसका 10% वो अपनी जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर करने में लगाती है। तो जब कोई सरकार अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा जनहित के लिए लगाएगी, जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेगी, तो जाहिर है कि वहाँ अच्छे परिणाम मिलने लाजमी हैं। ये फोकस उत्तर पट्टी के राज्यों में नहीं है, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप में जनता को लेकर वो कमिटमेंट नहीं है। वो सत्ता लोलुप हैं, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाकर, जनता एक अच्छा सुशासन डिलीवर करके नहीं, जनता का विकास करके नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर, जनता को आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल करने में वो जुटे रहते हैं। तो ये हिंदी पट्टी की पीड़ा है, यातना है, विडंबना है, जो भी कहिए आप, ये पूरी पट्टी इसी में उलझी हुई है। और इसीलिए जो राज्य थोड़ा विकास की तरफ अग्रसर भी हो रहे थे, वो भी नीचे ढुलकने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये भी, यहाँ भी ज़बरदस्त बेरोजगारी पैदा हो गई, असमानता है, गरीबी है। तो जब तक उत्तर भारत की राजनीति नहीं बदलेगी, राजनीति का एजेंडा नहीं बदलेगा, तब तक वो केरल की तरह आगे नहीं बढ़ पाएगा। केरल की ये उपलब्धि दरअसल केरल की उपलब्धि नहीं है, ये इसे पूरे भारत में एक मॉडल की तरह देखा जाना चाहिए। केरल सरकार को, केरल सरकार ने जो सुशासन वहाँ दिया है और उससे जो परिणाम हमारे सामने हैं, उसके आधार पर, और उन परिणामों को राज्य सरकार क्लेम कर रही हो ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार उसको स्वीकार करती है, नीति आयोग उसको मानता है, यूनाइटेड नेशंस उसको स्वीकार करता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये सारे मानकों पर अपने आप को साबित करने के बाद हुआ है। तो केरल को हमें सलाम करना चाहिए कि केरल ने इतनी असाधारण चुनौतियों के बीच में एक सुशासन की व्यवस्था बनाई, जिसमें वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उत्तरोत्तर प्रगति करता गया, और अब वो एक ऐसे मुकाम पर है जिसे कह सकते हैं कि विकसित देशों से उसकी तुलना की जा सकती है। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, साक्षरता का मामला हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मामला हो, और दूसरे पैमानों पर भी, शिक्षा में भी जो उच्चतर शिक्षा है उसमें भी केरल अग्रणी है। तो ये एक मॉडल है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए उत्तर के राज्यों में। केरल की तरह तमिलनाडु भी अग्रणी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो कर्नाटक भी काफ़ी हद तक जो दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति की तरह घटिया नहीं है, विषैली नहीं है, आपस में लड़ाने वाली नहीं है। उसका फोकस जनता पर ज़्यादा है, डिलीवरी पर ज़्यादा है, और इसीलिए दक्षिण भारत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वहाँ की जनता उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा सुखी है, समृद्ध है और विकसित, लगातार विकास कर रही है। क्या ये सबक उत्तर भारत के नेता नहीं सीख रहे हैं तो हम जनता सीख सकती क्या? क्या ये उत्तर भारत की जनता इससे प्रेरित होकर ऐसी पार्टियों और ऐसे नेताओं को चुन सकती है जिससे इस पूरी राजनीति का एजेंडा बदले? या फिर यही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल यहाँ चलता रहेगा और उसमें हम
गरीबी की रेखा के नीचे लुढ़कते रहेंगे, असमानता, बेरोजगारी इसी में पिसते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।